आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा रामनगरी में होने वाले एक और भक्ति उत्सव की भी है। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से विशेष आयोजन की तैयारी चल रही है। यहाँ राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित राम दरबार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर भक्ति, आस्था और वैदिक परंपरा की दिव्य छटा बिखरेगी। 26 मई को गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार, अनुष्ठान और भगवान को विशेष भोग अर्पित किए जाएंगे। पिछले वर्ष इसी पावन तिथि पर राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में राम दरबार सहित 6 उप मंदिरों की विधिवत स्थापना की गई थी, जिसके 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद इस बार आयोजन को और अधिक भव्य और दिव्य रूप देने की तैयारी चल रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस विशेष आयोजन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन बढ़ रही है। हजारों की संख्या में भक्त धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। 29 दिनों की यात्रा में यहां अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को खराब मौसम का सामना भी करना पड़ा, लेकिन यात्रियों की आस्था उस पर भारी पड़ रही है। हर दिन 25,000 से अधिक श्रद्धालु कठिन चढ़ाई को पार करके धाम तक पहुँच रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर मुनकटिया क्षेत्र में अचानक भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा मार्ग बाधित होने से हजारों श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की मुस्तैदी से 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु को सुरक्षित रूप से मार्ग पार करवाया गया। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जेसीबी मशीनों से मलबा हटाकर सड़क मार्ग पर दोबारा आवाजाही शुरू की गई। देश के ज्यादातर हिस्से जहां भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं कश्मीर का मौसम पर्यटकों को खूब रास आ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर इन दोनों पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रीनगर के सुहावने मौसम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों में कई लोग स्वेटर और जैकेट पहने नजर आए। श्रीनगर में खास तौर पर पर्यटक शिकारा पर सवार होकर डल झील की सैर करते हुए यहाँ के खूबसूरत नजारों का दीदार करते नजर आ रहे हैं। यहाँ के मौसम में इस तरह का लुत्फ उठाने की खुशी पर्यटकों के चेहरे पर साफ झलकती है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अकोला की है, जहाँ की हुई एक शादी खूब चर्चा में है और जिसकी वजह है दूल्हा दुल्हन की एंट्री। अकोला जिले के टिटवा गांव में हुई इस शादी की खास बात दूल्हा दुल्हन की इस तरह से ट्रैक्टर से हुई एंट्री ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस तरह से विवाह स्थल पर पहुंचकर दूल्हा दुल्हन ने खेती संस्कृति को सम्मान दिया। किसान परिवार से आने वाले दूल्हा ओम प्रकाश का दुल्हन अनुश्री के साथ इस अंदाज में विवाह स्थल पर पहुंचने का मकसद आधुनिकता के इस दौर में भी गांव, खेती और मिट्टी से जुड़ी जड़ों को नहीं भूलने का संदेश देना रहा। महज 8 साल की इस बच्ची ने अपनी इसी हुला हुप स्पिन की प्रतिभा से अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया। पंजाब के जालंधर की रहने वाली हरनाज कौर ने इसी तरह आयरन रॉड से लटक कर महज 25 सेकंड में 50 हुला हुप स्पिन का प्रदर्शन कर एक रिकॉर्ड बनाया। हरनाज का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने से परिवार में खुशी का माहौल है। माता पिता अपनी लाडली पर फख्र महसूस कर रहे हैं तो रिश्तेदार, पड़ोसी से लेकर शहर भर से बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। हरनाज का अगला लक्ष्य अब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाना है। और अब बात करते हैं 47 डिग्री वाली गर्मी से। दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान तक लोग कैसे हो रहे हैं परेशान। इन दिनों देश के ज्यादातर हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत के कई शहर इन दिनों भीषण गर्मी और बिजली संकट की दोहरी मार झेल रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिन की तपिश तो सहन करना मुश्किल है, तो रातें भी उमस भरी हो रही है। ऐसे में भीषण गर्मी में लोग अपना ख्याल कैसे रखें, इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
की गर्मी में पारे का कहर 48 डिग्री तक जा पहुंचेगा, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। यानी गर्मी का सितम अब और बढ़ने वाला है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। गर्मी इतनी है कि इंसान ही नहीं बल्कि परिंदे तक परेशान हैं। दिल्ली में पारा 47 डिग्री तक पहुंचने का अंदेशा जताया जा रहा है, तो वहीं उत्तर भारत के तमाम शहरों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और एनसीआर पूरी तरह से हीट वेव की चपेट में है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी लगभग 30 डिग्री के आंकड़े को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि हीट वेव कंडीशंस दिल्ली और एनसीआर के इलाके में बने रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली का तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए केंद्र सरकार पहले ही हीट वेव एडवाइजरी जारी कर चुकी है, लिहाजा राहत के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए इस समय अगर आप जो मैप देखेंगे, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड ज्वाइनिंग ईस्ट इंडिया सभी जगह में आप देख सकते हैं कि हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं और ऑलमोस्ट आने वाले 7 दिनों में ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा। अगर हम स्टार्ट करें हिमालय से, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी आने वाले 2 से 3 दिन हीट वेव कंडीशंस बना रहेगा। उसके बाद वहाँ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से थोड़ा कमी आ जाएगी, तो हीट वेव नहीं है। लेकिन अगर प्लेन्स की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, इवन एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस आने वाले ऑलमोस्ट 7 दिन बने रहेगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। सुबह से ही तेज धूप और दोपहर में चल रही लू ने आम जनजीवन पर बड़ा असर डाला है। हीट वेव तो काफी ज्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर पुणे के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम दिल्ली घूमेंगे क्योंकि हम घूमने आए। ये धूप से बचाव के लिए क्या करें? धूप से बचाव के लिए ठंडा पानी पी रहे और नींबू पानी पी रहे कंटिन्यूअसली, ताकि अपना हाइड्रेशन बना रहे। हेलो दिल्ली, यहाँ पे हीट बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुणे। हीट से और धूप से बचने के लिए हाइड्रेशन मेंटेन रहना बहुत ही जरूरी है, इसलिए नींबू पानी, ठंडा पानी कंटिन्यू पीते रहिए। खाना खाए या ना खाए, लेकिन हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए लिक्विड डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्से भी गर्मी की चपेट में हैं। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में सोलर एनर्जी से चलने वाली खास इनोवेटिव बेंच लगाई गई है, जो लोगों को गर्मी में ठंडक का एहसास करा रही है। जो लोग बाहर निकले भी हैं वो खुद को गर्मी से बचाने की जुगाड़ करते हुए यहाँ पे साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो या तो ठंडा पानी पी रहे हैं, शिकंजी पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। कोशिश बस यही है कि इस तेज़ गर्मी में खुद को बचा सकें। तो भोपाल में भी तापमान जो है वो करीब 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। इस तरीके से गर्मी से अपने आप को बचा रहे हैं। गर्मी इन द सेंस देख ही रहे, मेरे हाथ में आइसक्रीम ही है, क्योंकि गर्मी हाथ में आप क्या ही कर सकते हैं, आइसक्रीम ही खा सकते हैं या फिर खुद को ठंडे चीज़ से ही बचा सकते हैं आप। पब्लिक प्लेसेस पर इस प्रकार के एक इनोवेटिव बेंच बनाई गई है, जिस बेंच पर ऊपर से फैन लगा होता है और मिस्ट स्प्रे होता है, और इससे जो आदमी उस पर बैठता है उनको एक अच्छा मतलब शीतल एहसास होता है। तो अभी आज उसको पायलट के रूप में कलेक्ट्रेट परिसर में उसको स्थापना की गई है। ये अगर ये सफल प्रयोग रहेगा तो इसको हम लोग अन्य जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ भी इस तरह का रेप्लिकेट करने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मंगलवार को तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
जो इस सीजन के सबसे ज्यादा तापमान में शामिल है। वहीं राज्य के 11 जिलों में रेड अलर्ट है। ऐसे में इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने का जूस, बेल का जूस, नारियल पानी, लस्सी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और आम पन्ना जैसे ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करके खुद को हाइड्रेट रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर प्रचंड है। लखनऊ, रायबरेली का तापमान 43 तो बांदा का पार कर चुका है 45। हालत ये है कि दिन में लू के थपेड़े और साथ में गर्मी इतनी कि अगर आप पानी ना पिएं तो बेहोश हो जाएं, इस तरह की गर्मी। आसमान से बरसती आग से बचने का युद्ध केवल इंसानों तक ही नहीं है, बल्कि ये चिंता जानवरों को लेकर भी है। लखनऊ के चिड़ियाघर में तपती गर्मी के बाद जानवरों की बेचैनी को साफ देखा जा सकता है। बेजुबानों की जिंदगी बचाने के लिए जू प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। ताजा फलों और सब्जियों के साथ जानवरों के लिए नया डाइट प्लान तैयार किया गया है। वहीं गुरुग्राम में भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते आसमान में उड़ने वाले पक्षी जमीन पर गिर रहे हैं। हालात ये है कि गुरुग्राम के चैरिटी पक्षी अस्पताल में बीमार पक्षियों की तादाद अचानक बढ़ गई है। यहाँ न सिर्फ देसी बल्कि विदेशी प्रजातियों के पक्षी भी गर्मी की मार झेलकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस गर्मी की चपेट में सिर्फ स्थानीय पक्षी ही नहीं बल्कि दर्जनों विदेशी प्रजातियों के पक्षी भी इलाज के लिए यहाँ आ चुके हैं। इस वक्त अस्पताल में लव बर्ड, अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के कई रंग बिरंगे पक्षी भी यहाँ इलाज के लिए लाए गए हैं। अस्पताल में सबसे ज्यादा संख्या कबूतरों की है, जो हीट स्ट्रोक के कारण पैरालिसिस का शिकार हो रहे हैं। गर्मी से बेहाल तो राजस्थान भी है। राजस्थान में ज्यादातर जिलों में पारा 42 से 46 डिग्री के बीच चल रहा है। फतेहपुर शेखावटी के पारे के तल्ख तेवर से तापमान 45.5 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं जो जिले राजस्थान के उत्तर पश्चिम में हैं, वो इस वक्त भयानक गर्मी की चपेट में हैं। दिनों दिन रातें भी तप रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि गर्मी का मसला केवल मैदानों का है, तो जरा इस वक्त हिमाचल घूम आइए। यहाँ का पारा भी हाई है। धर्मशाला से लेकर कांगड़ा और सोलन तक में अगले कुछ दिनों तक लू का अलर्ट है। यही नहीं, अगले कुछ दिनों में पारे के 5 डिग्री तक बढ़ने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि गुरुवार और शुक्रवार को राज्य में आंधी और बारिश से पारा थोड़ा नीचे गिर सकता है। गर्मी का असर सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, चक्कर और हीट स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। डॉक्टर्स ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि अगले कुछ दिन बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। लगातार बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। डॉक्टर्स ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर कम निकलने, ज्यादा पानी पीने और शरीर को हाइड्रेट रखने की सलाह दी है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि तेज गर्मी का असर उन पर जल्दी पड़ता है। जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं वो होता है एक्सट्रीम्स ऑफ एज, मतलब जो 5 साल से कम बच्चे हैं या 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, उनमें ये ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। दूसरे जिनको बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटी कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि हो गया आपको हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, डायबिटीज है, ये इन लोगों को भी ये बीमारियां ज्यादा इफेक्ट करती हैं और इन लोगों में ज्यादा सीरियस हो सकता है। तो इसलिए इन लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। दूसरी चीजें हैं हल्का कपड़ा, लूज कपड़े पहनिए, हल्के रंग के कपड़े पहनिए, जिससे क्योंकि जितना डार्क कलर क्लोथ पहनेंगे उतना ही ज्यादा हीट एब्जॉर्प्शन होता है और आपकी बॉडी नहीं डिसिपेट कर पाती है। इसलिए लूज क्लोथिंग, कॉटन क्लोथिंग, लाइट कलर्ड क्लोथ्स। अगला होता है अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से करिए, अच्छे से आपका जैसे पानी की मात्रा अच्छे से पिए। एंड कभी कभी जब आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, सिर्फ पानी उसको काम नहीं कर पाता है, तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं वो ज्यादा अच्छा काम करती हैं।
राजधानी दिल्ली में तेज धूप के साथ सूखी हवाओं ने हालात और खराब कर दिए हैं। मौसम विभाग ने 25 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि फिलहाल दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी से तुरंत राहत मिलने की संभावना कम है और आने वाले कुछ दिन लोगों के लिए और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जयपुर से रिदम जैन, दिल्ली से अनमोल बाली, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ रायबरेली से समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिली नई सुविधाएं। आए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में यात्रियों को अब कई नई आधुनिक सुविधाओं की सौगात मिलेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू खंजरपुर ने एयरपोर्ट परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही उड़ान यात्री कैफे, अफसर सेंटर, किड्स प्ले जोन और लाइब्रेरी सहित कई सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के हवाई अड्डों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। उड़ान यात्री कैफे में यात्रियों को किफायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी, जबकि अफसर सेंटर के जरिए झारखंड के लोकल उत्पादों और हस्तशिल्प को नया बाजार मिलेगा। उत्तराखंड में टिहरी जनपद के चंबा आराकोट क्षेत्र में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रांस भारत एविएशन कंपनी के एक हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के चलते खेतों में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित कुल 6 लोग सवार थे और सभी सुरक्षित बचाए गए। जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम से देहरादून की ओर जा रहा था। उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर हाई टेंशन पावर लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे उसके पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा। स्थिति को भांपते हुए पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर पुलिस ने सैकड़ों परिवारों को टूटने से बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि इस साल 15 मई तक जनपद पुलिस ने पति पत्नी के बीच मतभेद से जुड़े कुल 1323 मामलों में सुलह कराई। इससे 1323 परिवारों को बिखरने से बचाया जा सका। उन्होंने बताया कि जनपद मुख्यालय पर स्थापित पुलिस परिवार परामर्श केंद्र पर पति पत्नी विवाद और घरेलू हिंसा से संबंधित कुल 274 मामले सामने आए, जिनमें काउंसलर के सहयोग से 108 मामलों में सफल समझौता कराकर परिवारों का पुनर्मिलन कराया गया। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। और अब बात रानी लक्ष्मीबाई के विवाह की 184वीं वर्षगांठ की। जी हाँ, बुंदेलखंड में कहावत है कि जो मोर धरे गंगाधर राजा, बनी दुलैया रानी जो। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव की शादी की 184वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह नजर आया। छात्राएं महारानी के वेश में पहुंची थी। गाजे बाजे और बुंदेली वाद्यों के साथ निकली बारात में गाते नाचते लोगों का हुजूम शामिल था। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की ये पंक्तियां आज बरबस ही याद आ रही हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की याद में उन्हीं की धरती पर निकली ये शोभा यात्रा दर्शकों का मन मोह रही है। दुंदुभी की गूंज के बीच रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति झांसी नरेश महाराज श्रीमंत गंगाधर राव की आरती की जा रही है। ये वो पावन अवसर है जब महारानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की 184वीं वैवाहिक वर्षगांठ को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गाजे बाजे और बुंदेली वाद्यों के साथ निकली बारात में गाते नाचते लोगों का हुजूम शामिल था। ढोल नगाड़ों और बैंड की गूंज, पारंपरिक मराठी वेशभूषा, ऐतिहासिक पात्रों की झलक और देशभक्ति से सराबोर माहौल ने पूरे शहर को उत्सव में बदल दिया।
शहर की सड़कों पर निकली शाही बारात और भव्य शोभा यात्रा ने लोगों को 1842 के उस ऐतिहासिक पल की याद दिला दी जब विवाह के बाद उनके बचपन के नाम मणिकर्णिका को बदलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रखा गया था। इस शोभा यात्रा की शुरुआत शहर के प्रसिद्ध लक्ष्मी व्यायाम मंदिर से हुई, जहां से महाराज गंगाधर राव की प्रतीकात्मक शाही बारात निकाली गई। ये शोभा यात्रा नरिया बाजार, सराफा बाजार, मानिक चौक, कोतवाली और शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई ऐतिहासिक गणेश मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया और झांसी की रानी अमर रहे के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई के विवाह की 184वीं वर्षगांठ है। ये हम लोग महाराज गणेश मंदिर कमेटी संपूर्ण झांसी के साथ मना रही है। ये शोभा यात्रा जो बारात की शोभा यात्रा है, ये लक्ष्मी व्यायाम मंदिर से प्रारंभ होकर कोतवाली, मानिक चौक, सराफा बाजार, नरिया बाजार होते हुए गणेश मंदिर पर संपन्न होगी, जहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से राजा रानी का विवाह होया। सिपाही के रूप में एनसीसी की छात्राएं हैं, स्कूल विद्यालयों के घोष है, स्कूल की छोटी छोटी छात्राएं जिस तरह से बारात में सजते हैं, दुल्हन वेश में रानी उस तरह से सजी हुई हैं। स्कूल की अध्यापिकाएं और झांसी का जन जन सभी लोग एकत्रित आपको देख रहे हो, ये इस आकर्षण का केंद्र है। इस शोभा यात्रा में एनसीसी कैडेट्स, घोष दल, छात्र छात्राएं और सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस शोभा यात्रा की विशेष आकर्षण छोटी बच्चियां रही, जो हाथों में कृपाण लेकर महारानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में सजी दिखाई दी और कई बच्चों ने महाराज गंगाधर राव, तात्या टोपे और झलकारी बाई जैसे किरदारों की भूमिका निभाकर लोगों का मन मोह लिया। वहीं महिलाएं पारंपरिक मराठी परिधान में नजर आईं, जिन्होंने ढोल और पारंपरिक गीतों के साथ पूरे उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया। बारात के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और नृत्य ने माहौल को जीवंत बना दिया और लोग मोबाइल कैमरों में इस ऐतिहासिक आयोजन को कैद करते नजर आए। हम सभी लोग महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव की 184वीं शादी की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और ये बारात निकल रही है। आप देख ही रहे होंगे कितने जोर शोर के साथ। इसमें हमारे 50 एनसीसी कैडेट्स हैं और इसमें करीब 60 हमारे घोष दल जो होता है वो है, बाकी स्कूल के स्टूडेंट हैं, सभी पूरा स्टाफ है और बहुत ही हम लोग इस फंक्शन को एंजॉय करते हैं हर साल। गणेश मंदिर पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न कराया गया। दोनों ने एक दूसरे को फूलों का हार पहनाकर इस उत्सव को यादगार बना दिया। इस दौरान मंदिर परिसर जय भवानी और महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इस आयोजन में आम लोगों की मौजूदगी ने ये साबित कर दिया कि झांसी आज भी अपनी वीरांगना रानी और उनके गौरवशाली इतिहास को दिल में संजोए हुए है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। बुधवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 117 अंकों की बढ़त के साथ 75,318 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 41 अंक चढ़कर 23,659 पर बंद हुआ। बुधवार को गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,300 रुपए बढ़कर 1,64,900 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपए घटकर 2,66,000 पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक संकट के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बुधवार को और नीचे चली गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 13 पैसे की गिरावट के साथ 96.83 के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर बंद हुआ। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली सरकार की नई पहल की, जो कि भगवान की खंडित मूर्तियों को ध्यान में रखकर की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भगवान की खंडित मूर्तियों के लिए जगह जगह कलेक्शन सेंटर बनाने की घोषणा की।
पुरानी और खंडित मूर्तियों के सम्मानजनक विसर्जन और रीसाइक्लिंग के लिए पूरी पॉलिसी बनाई जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों से कलेक्शन सेंटर खोलने के लिए जगह को लेकर सोशल मीडिया पर ही कमेंट में सुझाव मांगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि लोग खंडित हो जाने के बाद अक्सर भगवान की मूर्तियों को पीपल के पेड़ के नीचे, नदी किनारे या फिर पार्कों सड़कों पर छोड़ देते हैं। खंडित मूर्तियों को कहीं भी छोड़ने से न केवल धार्मिक भावनाएं आहत होती है, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण के लिए भी चिंता की बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ऐसी खंडित मूर्तियों के लिए कलेक्शन सेंटर स्थापित करेगी, जहां लोग उन मूर्तियों को सम्मानपूर्वक जमा कर सकेंगे। कलेक्शन सेंटर में जमा होने के बाद इन मूर्तियों को वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि आस्था का सम्मान भी बना रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इसके लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा वर्क प्लान तैयार कर रही है और नागरिकों से सुझाव भी मांग रही है। लोग अपने सुझावों में कलेक्शन सेंटर के लिए जगह और बेहतर करने के लिए क्या-क्या कदम उठा सकते हैं, इस बारे में बता सकते हैं। जाहिर है, भगवान की पुरानी और खंडित मूर्तियों के निस्तारण को लेकर दिल्ली सरकार की पहल बड़ी कारगर साबित हो सकती है और दिल्ली के तर्ज पर ये पहल दूसरे राज्यों में भी अपनाई जा सकती है। इस पहल को लेकर हमने दिल्ली के लोगों से बात की और उनकी राय जानी, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता का इस पहल को लेकर वीडियो संदेश। वर्षों जिन मूर्तियों को हम अपने पूजा घर में भगवान के रूप में पूजते हैं, संभालते हैं, जब वो खंडित हो जाती है तो छोड़ आते हैं। कहीं पीपल के नीचे रखाते हैं तो कभी नदी में फेंकाते हैं, कभी सड़क किनारे, कभी पार्क के किनारे। कितना खराब लगता है। क्या करना चाहिए? दिल्ली सरकार की ओर से मैं करने जा रही हूँ इन खंडित मूर्तियों का कलेक्शन सेंटर। अलग अलग जगह पे ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहां पे हमारी खंडित मूर्तियों को हम दे सकें, बाद में जिन्हें रीसाइकिल करके फिर से उनको किसी यूटिलिटी की चीज में कन्वर्ट किया जाए। आपको ये आइडिया कैसा लगा? कहां-कहां ये सेंटर होने चाहिए और इसमें क्या कर सकते हैं? आप अपने सुझाव मुझे कमेंट करके बताइए। दिल्ली सरकार इसके ऊपर एक विस्तृत योजना बना करके हमारे इष्ट देव, हमारे भगवानों का ये जो अपमान होता है, इसको बंद करना चाहते हैं। अभी हम लोग जो हमारा पार्क होता है या गमले होते हैं घर में, उन्हीं में डाल लेते हैं। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आप लोग जगह बताएं, सजेशन मंगाएं, ऐसा जगह बना दिया जाएगा जहाँ भी खंडित मूर्तियाँ होंगी उसको डाल सकें। उसके लिए कोई ऐप ऐसी बने ना जो डोर टू डोर इलाके वाइज आए और वहाँ से सामान को एकत्रित करे। जो जितनी मूर्ति ले रहे हो खंडित, उन्हें एक जगह होनी चाहिए जिनकी उनके लिए जहाँ पर रख सके। ये तो बहुत अच्छा कदम है। इससे खंडित मूर्ति पामों में नहीं जाएंगी, नहीं गलत जगह पहुँचेंगी। और हर गंदी जगह घेर देते हैं, नाले में घेर देते हैं मूर्तियों को, खंडित मूर्तियों को। तो इससे बढ़िया चीज है, कदम उठाया, अच्छा कदम उठाया सरकार से, अच्छा कदम है। मूर्ति रखने में तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ आप लोग डालते हैं? हम तो यमुना नदी में डालते हैं। हाँ, तो क्या इसके लिए जगह होना चाहिए? आपका क्या कहना है? होनी चाहिए जगह तो इसकी। हाँ, तो दिक्कत होती है आप लोगों को खंडित मूर्तियाँ इधर उधर डालते तो दिक्कत ही होती है। जगह बनानी चाहिए, पर लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जिनकी पहले घर पे लाके आप इतनी कदर कर रहे हो, ऐसे लोगों को भी उस पर सोचना चाहिए कि उनको इस तरह खंडित नहीं करनी चाहिए। तो सरकार अगर जगह बनाती है तो कैसा कदम रहेगा? नहीं, कदम अच्छा है, पर उस जहाँ पे फिर वो रखे जाए तो वहाँ जगह पे भी सरकार को ये करना पड़ेगा कि वहाँ भी संभाल अच्छे से हो। बहुत दिक्कत है कि जगह ही नहीं है, कहीं पे भी लोग कहीं पे भी छोड़ देते हैं और पेड़ों के नीचे रख देते हैं, हर जगह छोड़ देते हैं, पार्क वगैरह में, और वहाँ पे फिर वेस्ट ही होती है। लोग बाग मतलब गलत तरीके से भी यूज करते हैं पार्क वगैरह। तो अब अगर सरकार ने जो कहा उसके लिए जगह बनाएंगे तो इस पर कैसा कदम है, क्या करिएगा? बहुत अच्छी बात है, अच्छा ही रहेगा। लोग मतलब साफ सुथरा भी रहेगा और जगह जगह जो मूर्ति होती है सेफ, मतलब क्योंकि भगवान का अपमान कर रहे हो तुम जगह जगह फेंक के मूर्तियाँ, तो उसके लिए एक जगह बनाई जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। आज बात दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक प्रतिभावान बेटी की, जिसका अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में न सिर्फ पढ़ने का मौका मिला है, बल्कि उसे बड़ी स्कॉलरशिप भी मिली। खास बात यह है कि इस लड़की का जन्म अमेरिका में ही हुआ था, लेकिन पढ़ाई लिखाई भारत में हुई है और अब एक बार फिर उसे अमेरिका में रहने का मौका मिला है, जो उसकी प्रतिभा और मेहनत का नतीजा है।
गाजियाबाद की जानवी गोयल ने 10वीं के बोर्ड एग्जाम में 99% अंक हासिल किए। इसके बाद कड़ी मेहनत से 12वीं में 96% अंक लेकर आईं और फिर जानवी ने न सिर्फ अमेरिका की प्रतिष्ठित डेनिसन यूनिवर्सिटी में प्रवेश हासिल किया, बल्कि इन्हें इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल कॉमर्स में डबल मेजर कोर्स के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली है। महज 17 साल की जानवी हैं और अपनी मेहनत प्रतिभा के दम पर ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है, जिस पर आज घर वाले ही नहीं बल्कि पूरा शहर गर्व महसूस कर रहा है। क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इसका कुछ भी क्राइटेरिया होता है? क्राइटेरिया तो नहीं, पर हाँ वो देखते हैं कि लाइक आपने स्टडीज़ को कैसे मैनेज किया। लाइक 90% से ऊपर मार्क्स को अच्छा माना जाता है वहाँ पे। और एक्स्ट्रा करिकुलर में जो भी आप अपनी तरफ से करें, बेसिकली कंसिस्टेंसी देखते हैं कि वो आपने लाइक शुरू से लाइक कितने साल से, ये नहीं कि आपने 1-2 महीने करा और उसे छोड़ दिया। आपको उसे कंसिस्टेंटली करना पड़ता है 1-2 साल तक, तभी उसे उसका कोई मायना है उसमें। 9th में मेरे 95% थे और 10th में 99% और 11th में मेरे अराउंड 93% थे और 12th में मेरे 96.2% रहे। तो इस परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए कितना डेडिकेशन आपको देना पड़ा, कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? जी, मेरे दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ाई रहती थी और लाइक ये था कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट जो जिनमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत होती है, उन्हें मैं रोज़ पढ़ती ही थी बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में जानवी ने बताया कि विदेश में पढ़ाई करना उनका सपना रहा, जिसके लिए उन्होंने काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया। साथ ही जानवी ने बताया कि उन्होंने अमेरिका की 20 नामी यूनिवर्सिटीज में आवेदन किया था, जिनमें 19 यूनिवर्सिटीज ने उन्हें स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन का ऑफर किया, लेकिन उन्हें डेनिसन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप और कोर्स प्रोफाइल बेहतर लगी, इसलिए उन्होंने वहीं एडमिशन लेने का फैसला लिया। जानवी का बचपन का सपना था कि वो यूएस जाकर अपनी पढ़ाई करेगी। अब इसके लिए तैयारी आप ये नहीं कह सकते कि 6 महीने पहले शुरू हुई, 1 साल पहले शुरू हुई। ये तैयारी तो असल में बचपन से ही शुरू हो गई थी। जानवी मेरे साथ में है। जानवी, बहुत बधाई आपको, और आज सब प्राउड हैं कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। हालांकि अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन इसके लिए भी कैसी तैयारी रही? लोग पूछते हैं कि क्या करना पड़ता है, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि सुनने में लगता है इसे इम्पॉसिबल सी चीज़ है, लेकिन आपने पॉसिबल करके दिखाया है। प्रोसेस क्या रहा, कैसे तैयारी करते थे? जी, जैसा आपने कहा कि लाइक काफ़ी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी इसमें, क्योंकि आपके 9th से 12th तक के पूरे नंबर लगते हैं, तो 9th में ऑफ कोर्स मैंने सारी तैयारियां शुरू कर दी थी, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करा और एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फोकस किया। जैसे आज के दिन में मिडिल स्कूल के बच्चों को ट्यूशन्स प्रोवाइड कराती हूँ और मैं एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर भी हूँ। ऐसे ही मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट लिया। मैं अपने स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल का भी पार्ट रही हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम देखें तो ये मिलके मेरे इस अचीवमेंट का पार्ट हैं। मैंने 20 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, जिसमें मुझे 19 यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी स्कॉलरशिप्स के साथ ऑफ़र आया। पर डेनिसन में एक वो बात थी, लाइक जब मैंने उसके बारे में रिसर्च कर रही थी, मैंने उसका कैंपस देखा तो मुझे लगा कि हाँ, यही वो जगह है जहाँ पे मैं अपने नेक्स्ट 4 साल बिताना चाहूँगी। जानवी पढ़ाई के साथ ही कई कंपनियों के लिए सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं और समाज सेवा में रुचि रखने के कारण वो एक एनजीओ के साथ भी काम कर चुकी हैं। जानवी की मां कहती हैं कि वो चाहती थी कि बेटी कथक की पढ़ाई करे, लेकिन जानवी ने हमेशा पढ़ाई को ही प्राथमिकता दी। सबसे बड़ा फैक्टर उसका डेडिकेशन ही है, जो उसने पढ़ाई को कभी भी पीछे नहीं रखा। मतलब पढ़ाई उसके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती थी हमेशा, तो चाहे कुछ भी हो जाए पर वो पढ़ाई कभी नहीं छोड़ती थी। डेली बेसिस पे उसकी पढ़ाई रहती थी। डांस भी बहुत अच्छा करती थी, तो मैंने उसको बोला कि कथक मैं प्रोफेशनल तुम्हें स्टार्ट करा देती हूँ। तो उसने बोला कि नहीं मम्मी, वो 6 साल का कोर्स है और अगर मैं 6 साल उसको करूँगी तो मेरी पढ़ाई पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं कथक नहीं करूँगी। तो पढ़ाई उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रही हमेशा। जानवी बताती हैं कि उनकी इस उपलब्धि में माता पिता और स्कूल वालों का अहम योगदान रहा है। जानवी की इस कामयाबी से परिवार में खुशी का माहौल है। उनके दोस्त और शिक्षक इस उपलब्धि को लेकर उत्साहित हैं। जानवी के पिता मनोज गोयल बताते हैं कि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो उनके लिए जानवी को अमेरिका भेजना नामुमकिन रहता। शायद हम लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। 3.5 करोड़ रुपए किसी के लिए भी 3.5 करोड़ रुपए अरेंज करना
एक आम इंसान के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। सो शायद हम यूएस भेजने की सोच नहीं पाते अगर यह स्कॉलरशिप नहीं होती। स्कॉलरशिप होने से ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जो इसकी पूरी ट्यूशन फ़ी है, हॉस्टल फ़ी है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट। और हम लोगों को सिर्फ जो करना है वो थोड़ा मील्स या फिर बुक्स के लिए वी हैव टू सपोर्ट हर एंड शी विल हैव अदर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ऑन कैंपस जॉब आल्सो। तो जॉब कैंपस में भी वो कुछ अपने कुछ इस तरह की जॉब्स होती हैं वेयर शी कैन अर्न सम मनी फॉर हर सेल्फ। तो वो से आई थिंक वी विल बी एबल टू बैलेंस इट आउट। दिलचस्प बात यह है कि जाह्नवी का जन्म अमेरिका में हुआ था और उनके पास यूएस सिटीजनशिप भी है। जाह्नवी अगले हफ्ते अमेरिका रवाना होंगी, जबकि उनकी क्लासेस अगस्त में शुरू होंगी। जाह्नवी की उपलब्धि अब गाजियाबाद के कई छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गेल के छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ने को लेकर कुंबले का वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले का मानना है कि 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी में क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत है। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। गेल ने 2012 के सीजन में ये रिकॉर्ड बनाया था, जबकि वैभव मौजूदा आईपीएल सीजन यानी 2026 में अब तक 53 छक्के जड़ चुके हैं और अब गेल के रिकॉर्ड से सिर्फ 6 छक्कों से ही पीछे हैं। कुंबले ने इसी रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए कहा है कि राजस्थान रॉयल्स का अभी एक और लीग मैच बाकी है, उसके बाद प्लेऑफ होंगे। अगर राजस्थान रॉयल्स जीतती है तो और मौके मिलेंगे। कुंबले ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि वैभव सूर्यवंशी गेल का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचेंगे। आईपीएल 2026 के 65वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच है। कोलकाता की ईडन गार्डन्स में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए यह मुकाबला केकेआर के लिए करो या मरो जैसा है, जबकि मुंबई इंडियंस की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में मानव सुधार के भारत के क्रिकेट टीम में चुने जाने को लेकर जश्न का माहौल है। मानव सुधार का चयन अफगानिस्तान के खिलाफ चुनी गई भारतीय टीम में हुआ है। पहली बार भारत की राष्ट्रीय टीम में जगह मिलने को लेकर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर जश्न मनाते नजर आए। मानव सुधार की टीम में चुने जाने को लेकर परिवार से लेकर कोच और श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बेहद खुशी जताई गई है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।